अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ इब्राहिम। एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल हमारे पास, जो मैंने आपको मॉक दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 1, सही है। अच्छा, जो 2 सवाल रह गए थे हमारे मॉक के, वो शेयर से ही रिलेटेड थे। तो आज की क्लास में हम शेयर्स को एक साथ इन 2 सवालों को देख लेते हैं और किस तरीके से शेयर्स के सवाल को पिक करना होता है उसको भी देख लेते हैं। कश्मोर टेक्सटाइल लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। As of 30 June 2022, the company had an authorized and paid up share capital of rupees 1500 million, consisting of 150 million shares of rupees 10 each. On 15 September 2022, the company's shareholders passed a special resolution approving the buyback of 30 million ordinary shares. बड़ा कीवर्ड है यहाँ पे बाईबैक, सही है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका है कि जी 30 मिलियन हम बाईबैक करते हैं, सही है, एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। As per the resolution, these shares will be held by the KTL in its own name and the purchase period will be from 20 सितंबर 2022 till 13 मार्च 2023। लिखा हुआ है सवाल में कि जो शेयर्स जो परचेज करेंगे वो अपने नाम पे रखेंगे और जो परचेज पीरियड होगा वो 20 सितंबर से लेकर 13 मार्च तक होगा। The details of shares purchased by KTL within the designated buyback period from Pakistan Stock Exchange are as follows। कितने मिलियन परचेज करें? 30 मिलियन परचेज करने थे। 30 सितंबर को 8 मिलियन करें, फिर 6 करें, फिर 9 करें, फिर 5 करें, 2 करें। 30 नवंबर को, हालांकि परचेज पीरियड था मेरा 13 मार्च तक, लेकिन 30 नवंबर को मैंने 30 मिलियन परचेज कर लिया, ठीक है। अच्छा, यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट द बाईबैक, सही है। रिस्पॉन्ड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। द एसजीडी, a prominent European fashion designing conglomerate, has recently approached KTL to collaborate on supplying of fabric material for 5 lakh formal wear gowns by December 23. SGL also wants to sign a 5-year contract designating KTL as their approved supplier. This price sensitive information was timely disseminated to PSX. In light of the proposed collaboration with SGT, KTL's board is considering the following action to support the operation. To meet the financing requirement, sell 27 million shares earlier purchased under the special resolution, सही है। अर्लियर कितने परचेज करे थे भाई? अर्लियर आपने परचेज करे थे 30 मिलियन करे थे। हाँ भाई, 30 मिलियन परचेज करे थे, 27 मिलियन बेचने जा रहे हैं, सही है। डेटेड अंडर द स्पेशल रेजोल्यूशन डेटेड 15 सितंबर 2022, जो 15 सितंबर को रेजोल्यूशन पास हुआ था। दीज शेयर्स वुड बी सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 350 पर शेयर डिस्पाइट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ बिंग 340 पर शेयर एंड द ब्रेकअप वैल्यू बिंग 250 पर शेयर, ठीक है। प्रीमियम पे बेच रहा हूँ, ठीक है भाई। टू रिटेन the skilled staff members, adopt a unique retention strategy for the first time in KTL history. This strategy would include selling 3 million shares that were purchased earlier under the special resolution dated 15 September to all skilled staff members employed by KTL within a vesting period of 5 years. सवाल के प्यारे बच्चों एक ही रिक्वायरमेंट है, सिचुएशन 2 में हम बाद में आते हैं। फिलहाल सवाल की रिक्वायरमेंट ये है, अंडर द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉज इवेल्युएट ईच ऑफ द अबव एक्शन। 2 एक्शंस है भाई, सही है, 2 एक्शंस है। पहला एक्शन है कि जो बायबैक किया था 30 मिनट में 27 मिनट बेच देते हैं। दूसरा एक्शन है, स्किल्ड स्टाफ हमें चाहिए होगा तो कुछ हम एम्प्लॉइज को दे देते हैं, ठीक है। Under the applicable corporate laws, evaluate each of the above action being considered by the KTL board. Also specify the procedure for the sale of shares in the accordance with the KTL's board. जो ऊपर उसने आपको सिचुएशन में बताई है उसको इवेल्युएट भी करना है और प्रोसीजर्स भी बताने हैं अगर वो उसमें सेल करने हैं शेयर, सही है। बोर्ड के रेजोल्यूशन 2 है कि हम जो बायबैक हम बायबैक शेयर्स करेंगे और फिर कुछ हम एम्प्लॉयज़ को भी देंगे, सही है। इनको इवेल्युएट भी करना है और इससे रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है वो भी बतानी है प्यारे बच्चे। 10 नंबर का सवाल है, वो कह रहा है इग्नोर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रेगुलेशन 2018 एंड द PSX रूल बुक, सही है। PSX रूल बुक को भी इग्नोर करें, कंपनीज एक्ट को भी इग्नोर करें, सारी चीज़ों को इग्नोर करें। अच्छा, बड़े सवाल बढ़ते हैं। अब इसका अगर हम जो आंसर ड्राफ्ट करना पड़ेगा तो मैं एक काम ये करता हूं, देखिए बच्चों, चूंकि इसमें बायबैक रेलेवेंट है तो हम सबसे पहले आ जाते हैं बायबैक के ऊपर, सही है। बायबैक पहले आपको एक तरीका सिखाता है कि बायबैक करनी कैसे, सही है। अगर आप इस पूरी चीज़ को देखें तो वो बायबैक आपको एक तरीका बताता है कि जी आप मार्केट से किस तरीके से शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, कंपनी खुद किस तरीके से शेयर्स को परचेज कर सकती है। इसमें कंपनीज एक्ट का भी सेक्शन है, पावर ऑफ कंपनी टू परचेज ओन शेयर, सही है, सेक्शन 88 भी है और सीधे हाथ पे सारी की सारी आपके पास रेगुलेशंस वगैरह भी लिखी हुई है। एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर है एंड दैट इज़ कि सवाल में बायबैक हो चुकी है, ठीक है। सवाल में बायबैक हो चुकी है। अगर आप देखें सवाल में
रेलिवेंट क्या होगा? सवाल में एक चीज़, जो चीज़ें हो चुकी है ना, प्रोसीजर फॉर परचेस हो चुका है, सही है, मीटिंग हो चुकी है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हो चुकी है, प्रोसीजर थ्रू सिक्योरिटी सीक्वेंस ये हो चुका है। एक चीज़ रेलिवेंट है, परचेस पीरियड। परचेस पीरियड क्यों रेलिवेंट है? इसकी अगर हम एक डेफिनेशन देखें, द परचेस पीरियड फॉर अ परचेस थ्रू सिक्योरिटी एक्सचेंज शैल स्टार्ट नॉट लेटर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट एंड शैल क्लोज विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन वेयर मेंबर्स हैव गिवन अप्रूवल ऑफ द परचेस और टिल सच डेट द परचेस इज कंप्लीटेड विच एवर इज अर्लियर। तो बड़ा जरूरी है मुझे ये देखना कि मेरा परचेस पीरियड क्लोज कब हो रहा है, सही है, स्टार्ट कब होगा, स्टार्ट इस तारीख से होगा और एंड कब होगा 180 दिन, या एक्चुअल में जब एक्चुअल में परचेस हो चुकी है, सही है। अच्छा, ये भी मैंने देख लिया। इसके बाद अगर मैं आता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, ऑब्लिगेशन ऑफ द परचेजिंग कंपनी हो चुका है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द परचेजिंग कंपनी, जर्नल रिस्ट्रिक्शन, फिर एक हेडिंग बड़ी जबरदस्त आती है और वो होती है डिस्पोजल ऑफ द ट्रेजरी शेयर्स एंड प्रोसीजर। ये बायबैक, सवाल में सबसे पहले ये पिक करना है कि क्या इसमें बायबैक एप्लीकेबल हो रहा है, हाँ हो रहा है। अगर बायबैक, तो बायबैक के कानून को हमने देखना है। बायबैक का कानून पहले आपको बताता है कि भाई कौन बायबैक कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और अगर कोई कर सकता है तो किस तरीके से कर सकता है, और अगर बायबैक होगी तो आपके ऊपर क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होंगे और आपने किस तरीके से उसको डिस्पोज करना है। नाउ दैट इज वेरी रियल। चैप्टर 4 का जो मिसलिनियस सेक्शन है वहां से आकर सवाल बना रहा है डिस्पोजल ऑफ द ट्रेजरी शेयर्स एंड प्रोसीजर, सही है। ये सारी चीज मेरे पास यहाँ पे लिखी है। एक काम तो हम सबसे पहले ये कर लेते हैं, एक काम तो हम ये कर लेते हैं कि हम एक बार आंसर में आते हैं। सबसे पहली चीज अगर आप यहां पे गौर से देखें प्यारे बच्चों, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है परचेज पीरियड। द परचेज पीरियड फॉर द परचेज थ्रू सिक्योरिटीज एक्सचेंज शैल स्टार्ट नॉट लेटर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ, एग्जैक्टली वही चीज है। इस चीज को अगर मैं सामने रखूं, एज द शेयर्स आर हेल्ड इन द केटीएल्स ओन नेम सब्सिक्वेंट द बायबैक दे आर क्लासिफाइड एज ट्रेजरी शेयर्स। सवाल में देखिए या तो ट्रेजरी शेयर्स होगा या कैंसिल होगा ना, या तो ट्रेजरी या कैंसिल है। सवाल में लिखा हुआ है कि कंपनी ने अपने नाम पे रखे, वैसे ट्रेजरी का वर्ड नहीं लिखा है, वहां से आपको पिक करना था कि जी ये ट्रेजरी शेयर्स है। ट्रेजरी शेयर्स हैं बिकॉज मैंने अपने नाम पे रखा, तो इसका मतलब मैंने कैंसिल नहीं करा। जब मैंने कैंसिल नहीं करा तो ये ट्रेजरी शेयर्स हैं। जब ये ट्रेजरी शेयर्स हैं तो दे आर क्लासिफाइड एज ट्रेजरी शेयर्स एज पर द लिस्टेड कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स रेगुलेशन 2019। द परचेज पीरियड कंक्लूडेड ऑन 30 नवंबर 2022। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। सवाल अगर मैं आपके साथ लेके चलूं प्यारे बच्चों, तो सवाल में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है और वो ये लिखी हुई है, ये जो हमें डेट दिख रही है 30 नवंबर 2022 की, ये जो हमें डेट दिख रही है 30 नवंबर 2022 की, ये जो प्यारे बच्चों मेरे पास डेट है ना, ये जो डेट है यहाँ परचेज पीरियड आपका खत्म हो चुका है, सही है। ये जो हमारे पास डेट लिखी हुई है 20 सितंबर 2012 से 31 मार्च 2023, विच एवर इज अर्लियर का वर्ड यूज कर रहा है, सही। तो 31 मार्च 2023 आपका परचेज पीरियड नहीं है, परचेज पीरियड इज 30 नवंबर 2022। क्यों जरूरी है परचेज पीरियड, इसको हम आगे जाकर थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं बच्चों। अच्छा, the purchase period concluded on 30 November as the purchase was completed on that date, therefore the restriction। अच्छा, अब मैं आता हूं डिस्पोजल ऑफ द ट्रेजरी शेयर्स एंड प्रोसीजर। डिस्पोजल ऑफ द ट्रेजरी शेयर्स एंड प्रोसीजर, अगर मैं यहां पे प्रोसीजर देखूं तो क्या कहता है, अगर आपने शेयर्स को डिस्पोज करना है ना, द ट्रेजरी शेयर्स शैल नॉट बी सोल्ड, ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ बाय द परचेजिंग कंपनी। मैंने लॉ उल्टा तो लॉ लिखा हुआ है पूरा। द ट्रेजरी शेयर्स शैल नॉट बी सोल्ड, ट्रांसफर और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ बाय द परचेजिंग कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द परचेज पीरियड। तभी सवाल में परचेज पीरियड की डेफिनेशन मैंने लिखी और मैंने परचेज पीरियड कंक्लूड करके द परचेज पीरियड इज 30 नवंबर 2022, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल परचेज हो चुकी थी। इसके 6 महीने के अंदर मैं नहीं बेच सकता, सही है। इसके 6 महीने के अंदर ट्रेजरी शेयर सेल नहीं हो सकते। The treasury shares shall not be sold by the purchase company unless it has obtained approval of its board of director। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उस वक्त तक नहीं बेच सकते तक बोर्ड अप्रूवल ना कर देगा। उसके बाद अगर आपने ट्रेजरी शेयर चूंकि आपने पब्लिक से उठाए थे, तो अगर आपने डिस्पोज ऑफ भी करना है तो परचेजिंग कंपनी शैल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट एज पर स्केड्यूल 5 विद इन 2 working days ऑफ द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सही है। आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द परचेजिंग कंपनी शैल बिफोर मेकिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट डेजिग्नेट ऑथराइज ऑफिसर। ये सारे मैं लॉ लिख रहा हूँ, कौन सा रेलिवेंट है कौन सा रेलिवेंट नहीं है, फिर हम अपने आंसर में लिख लेंगे, सही है। परचेजिंग कंपनी मजीद शेयर्स इशू नहीं कर सकती, सही है। द परचेजिंग कंपनी में सब्जेक्ट टू रेगुलेशन डिस्पोज ऑफ ट्रेजरी शेयर्स इन फुल और एनी पार्ट देयरऑफ इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर, सही है। सेल द ट्रेजरी शेयर्स अगेंस्ट अ कंसिडरेशन इन द मार्केट थ्रू द सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, सही है जी। ये मुझे बेचने का तरीकेकार बता रहा है। इन केस ऑफ सेल ऑफ शेयर्स द फॉलोइंग प्रोसेस शैल बी फॉलोड, द डिसीजन ऑफ द सेल शैल बी मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शैल बी कम्युनिकेटेड टू द कम्युनिकेशन
परचेसिंग कंपनी शैल नॉट डिस्पोज ऑफ द ट्रेजरी शेयर्स इन एनी मैनर फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट। और उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट है कि जो आपने डिस्ट्रैक्ट होती नहीं। मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स देखी और मैंने कहा यार एक चीज़ बड़ी क्लियर है। अब मैं अपने आंसर को पाता हूँ, सही है। मैं कहा जो चीज़ रेलिवेंट है ना, मैं वो चीज़ लिख देता हूँ। 30 नवंबर 2022 मेरी परचेज पीरियड है, इसके 6 महीने के अंदर आप नहीं बेच सकते। एज द परचेज वॉज कंप्लीट ऑन दैट डेट, देयरफॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ नॉट सेलिंग विद इन 60 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द परचेज पीरियड हैज ऑलरेडी पास्ड एज ऑफ 31 मई 2023। Hence, these shares can now be sold. This is irrespective of the fact that the buyback was resolved to be made until 13 मार्च 2023। 13 मार्च रेलिवेंट नहीं है, 30 नवंबर 2022 को हो चुकी थी आपकी परचेज। तो पहली पैराग्राफ मेरा परचेज पीरियड के पास। KTL has the flexibility to set the offer price for the shares higher than the market price and the book value. However, if the shares are offered at a higher price, it may present a potential challenge for the KTL to raise the required funds within the stipulated time frame, as the shares will need to be sold through PSX automated trading system. अगली चीज, प्रोसीजर्स फॉर सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स। वो कह रहा है कि जी इवेलुएट करें और एक्शन बता दो। मैंने इवेलुएट करा, मैंने कहा 6 महीने पास हो चुके हैं, उसकी टेंशन आप ना लें। और आप चूंकि ज़्यादा पैसे चार्ज करें, देख लें आपको पैसों की जरूरत है और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा तो पता नहीं पैसा मिले ना मिले, बस ये रख दिया मैंने। प्रोसीजर फॉर सेल ऑफ प्रोसीजर अप्लाइड, सही है। ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, सही है। आपने 30 मिलियन जो शेयर्स बेचने हैं या जो एम्प्लॉय के भी नीचे शेयर्स बेचने हैं, उसके लिए बोर्ड की अप्रूवल होगी। बोर्ड का डिसीजन कम्युनिकेट होगा PSX को और कमीशन को। ये हमने उल्टा तो देखा था, स्ट्रेट यहाँ पे आ जाएगा। एक ऑथराइज ऑफिसर आपको चाहिए होगा, वो आपने कर दिया। आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होगी विद इन 2 डेज ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन। सारी चीज उल्टा से लिखी हुई सीधा पे लिख दी मैंने। वो बता रहा है कि मुझे बताएं कि अगर मुझे ये सेक्शन को इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करूंगा, सही है। ये चीज मेरे पास हो गई। उसके बाद फिर मैं 27 में शेयर्स को बेच सकता हूं अगेंस्ट द PSX ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। और जो इसका परचेज पीरियड होगा, शेयर्स कमेंस फॉर द सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स नॉट लेटर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट एंड क्लोज विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द बोर्ड टिल और सच डेट द सेल इज कंप्लीटेड विच एवर इज अर्लियर, सही है। ये सारी चीजें प्यारे बच्चों मैंने उसको यहाँ पे बता दी है। अच्छा, एक और चीज सवाल में जो, तो इसका मतलब ये जो सवाल था ना आपका पार्ट 1 का, ये जो पार्ट 1 वाला सवाल था जिसमें वो आपसे कह रहा था कि जी मुझे बताएं अगर मैंने बाय बैक करना है और उसके लिए बाय बैक करने के लिए मेरे पास जो ट्रेजरी शेयर्स पड़े मैं आज उसको डिस्पोज ऑफ करने जा रहा हूँ, क्या प्रोसीजर है। तो उसने पहले एलिजिबिलिटी बताई कि भाई ये कंडीशन होना लाजमी है, 6 महीने गुजर जाने चाहिए। उसके बाद अगर आप बेच रहे हैं बिल्कुल बेचें, बेचने का प्रोसीजर ये है। तो सवाल की रिक्वायरमेंट भी यही है, ऑल्सो स्पेसिफाई द प्रोसीजर। तो मेरे पास सिर्फ मैंने पिक करना था बाय बैक है और डिस्पोजल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स है, ये चीज़ मैंने लिख दी। पॉइंट नंबर 2 कहता है टू रिटेन द स्किल्ड स्टाफ मेंबर्स adopt a unique retention strategy for the first time in KTL history. This strategy should include selling 3 million shares that were purchased earlier. जो buyback shares आपने करे थे उसको अब आपने बेचना है as to all skilled staff members employed by KTL within a वेस्टिंग पीरियड। अब यहां पे जो शेयर्स इश्यू होने जा रहे हैं, यहां पे जो शेयर्स इश्यू होने जा रहे हैं वो एम्प्लॉय को होने जा रहे हैं, सही है। यहां पे जो शेयर्स आप इश्यू करने जा रहे हैं वो एम्प्लॉय को कर, जब एम्प्लॉयज को शेयर्स इश्यू हो रहे होंगे प्यारे बच्चों, जब एम्प्लॉयज को शेयर्स इश्यू हो रहे होंगे तो यहां पे हमारे पास पब्लिक ऑफरिंग अप्लाई हो जाएगा, सही है। यहां पे हमारे पास पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन अप्लाई हो जाएगा। बच्चों चूंकि ये शेयर्स बायबैक शेयर्स एम्प्लॉयज को इश्यू होने जा रहे हैं तो यहां पे मेरे पास फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स की जो रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई हो जाएंगी, सही है। यहां पे मेरे पास जो फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स हैं वो अप्लाई हो जाएगा। ये पूरी समरी आपके सामने मौजूद है प्यारे बच्चों, पूरी समरी आपके पास मौजूद है। क्या ये शेयर्स एग्जिस्टिंग मेंबर को हो रहे हैं? नहीं। क्या ये डिस्काउंट पे हो रहे हैं? नहीं। क्या ये प्रीमियम पे हो रहे हैं? नहीं। अच्छा, क्या हमारे पास राइट इश्यू हो रहा है? नहीं, राइट इश्यू नहीं हो रहा है। क्या हमारे पास अदर देन राइट हो रहा है? नहीं जी। क्या हमारे पास बोनस शेयर्स इश्यू हो रहे हैं? नहीं। यहां पे हमारे पास एक चीज आ गई, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन। कंपनीज एक्ट के सेक्शन से मेरे पास रेगुलेशन लिंक्ड हो रहा होता है, जिसको बड़ा जबरदस्त हमने रिवीजन सेशन में भी कवर किया हुआ है। अगर मैं यहां पे चलूं तो क्या प्रोसीजर होगा? क्या मैं एम्प्लॉयज को शेयर्स इश्यू कर सकता हूं? बिल्कुल इश्यू कर सकता हूं। कंडीशंस क्या है? इफ अलाउड बाय द आर्टिकल, बोर्ड ने कंपनसेशन कमेटी बनानी है, उसके बाद बोर्ड ने कंसीडर करना है कि उसने स्कीम कैसे ऑफर करनी है। जो बोर्ड का डिसीजन होगा, जो ऑफर ऑफ स्कीम होगी, वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास किया जाएगा। और प्रोवाइडेड दैट द सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग वेयर स्कीम प्रोवाइड टू ग्रांट एन ऑप्शन टू एम्प्लॉय और of a subsidiary holding company, ये relevant नहीं है। grant of option to identified employers, identified skilled employers during any 1 year equal to or exceed the 1% of the issued capital, 1% of the issued capital, सही है। 3 मिलियन शेयर्स आप इशू कर रहे हैं प्यारे बच्चों। आप अपना पेड अप कैपिटल देखें कितना है, सवाल में अगर हम देखें तो हमारा पेड अप कैपिटल कितना है भाई? हमारा पेड अप कैपिटल है
सवाल में अगर मैं देखूं 150 मिलियन शेयर्स हैं, 150 मिलियन का 1% इज इक्वल टू 1.5, मैं देने कितने जा रहा हूं प्यारे बच्चों? 3 मिलियन देने जा रहा हूं, 3 मिलियन जा रहा हूं, तो इसके लिए मुझे सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सही है, इसके लिए मुझे सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट थी प्यारे बच्चों, बस मसला ये था बायबैक के वर्ड से आपको जाना था फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स में, और फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स में जो एम्प्लॉयज़ का सेक्शन लिखा हुआ है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करने हैं, वो चीज़ आपने उठ के यहाँ पे कॉपी करनी थी। सिर्फ और सिर्फ मसला ये है वो चीज़ों में उलझाएगा, आपको मिक्स करेगा और आपको ट्रेजरी शेयर्स सवाल में लिखा हुआ है कि जी ट्रेजरी शेयर्स का वर्ड ही नहीं लिखा हुआ ना सवाल में सिर्फ इतना लिखा है जो शेयर्स आपने एक्वायर करे थे ना 15 सितंबर को, उसको बताओ आप कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो भाई तो जो एक्वायर करे थे वो है क्या? वो ट्रेजरी शेयर्स हैं, और ट्रेजरी शेयर्स की डिस्पोजल की बात हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों। सही है, अच्छा हम चलते हैं अपने आंसर पे। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन मैंने कंपनीज एक्ट का सेक्शन लिख दिया, ऑल्दो रेलिवेंट नहीं, लेकिन आपके समझाने के लिए कि सेक्शन से रेगुलेशन लिंक्ड होती है ना हमेशा। सही है, कंडीशन फॉर द इश्यू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये सारी कंडीशंस जो थी वो मैंने यहाँ पे बता दी, और इन्हीं चीज को मोर और लेस मैंने यहाँ पे यूज कर दी। इसका आंसर मैं पढ़ लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन 2019 रीड विद द कंपनीज फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स रेगुलेशन, the sale of shares to all the skilled staff member is only permissible if it is expressly stated in the KTL article and pursuant to an employee stock option scheme. Since the sale of 3 million treasury shares exceeds the statutory limit of 1% of KTL issued capital, a separate resolution must be passed to authorize the granting of option to all skilled staff members। सही है, और इसका प्रोसीजर क्या होगा? आपने बोर्ड अप्रूवल लेनी होगी जिसके अंदर आपने डिस्क्लोज करनी होंगी सारी चीज़ें। जो प्रपोजल है आपका वो कमीशन उसको भी बताना पड़ेगा। Quantum of the sale both in terms of number of shares and percentage of paid up capital before and after the issue, price per share and justification of the same, cash or non-cash consideration should be clearly defined, name of all the skilled member, formation of a compensation committee, और स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग द सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन जो कि 1% की लिमिट से एक्सीड कर रही है, ये सारी की सारी चीज़ें प्यारे बच्चों आपको बतानी होंगी। सेम वहाँ से उठ के हमने यहाँ पे कॉपी करना है, कोई सिर्फ आपको फंसा इस चीज़ के ऊपर रहा है कि यार आप पिक कर लो। एक एक बारीकी भी है ना अगर लॉ में कि जी 1% से होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन, तो सवाल पढ़ के तो आपको नहीं समझ आ रहा होगा 1%, लेकिन जब आप कानून पढ़ेंगे तो कानून पढ़ के एटलीस्ट ये समझ आ जाना चाहिए कि सवाल में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये रेलिवेंट हो सकती है। परचेज पीरियड अगर है तो जब आप कानून पढ़ेंगे सेल है तो कानून में कहे 6 महीने ऑफ द परचेज, तो इसका मतलब परचेज पीरियड की डेफिनेशन में जाना जरूरी है आपको। आप परचेज पीरियड की डेफिनेशन में जाएंगे वो कहेगा अर्लियर ऑफ, तो अर्लियर ऑफ तो इसका मतलब है सवाल में उसने जो डेटा दिया हुआ तो आपको जो टेबल बनाए हुए थे उसका रीजन ये था कि आप परचेज पीरियड के ऊपर कॉमेंट्री कर सकें प्यारे बच्चों। सही है, तो देखिए दो चीज़ें, एक तो सवाल पढ़ के मैं आपको लॉ पास करने का एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। जब भी लॉ का पेपर इस तरह का है ना अंडर द एप्लीकेबल कॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ आप ये सोच लें कि वो एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉ कौन सा है। सवाल पढ़ के एटलीस्ट ये सेंस में आ जाए कि ये एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉ है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद सवाल गौर से पढ़ें, उस लॉ के ऊपर जाए, फिर लॉ को सुकून से पढ़ें, लॉ क्या कहता है। फिर आप ये देखें लॉ में ऐसी कोई बात लिखी हुई है जिससे सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई और आईकैप एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसके ऊपर कमेंट्री करूं। अगर आपने ये स्टेप कर लिया ना प्यारे बच्चों, आप बड़े आराम से लॉ का पेपर पास कर लेंगे। सही है, बाई बैक सवाल मैंने बाई बैक रेगुलेशन पिक कर ली, हाँ जी पिक कर ली, मैंने ये चेक करा, मैंने कहा बाई बैक रेगुलेशन मेरे सामने पूरी सामने खुली, क्या सवाल में बाई बैक हो रही है, क्या वो बाई बैक पूछना चाह रहे हैं? नहीं बाई बैक, तो आधा बाई बैक तो खत्म हो गया मेरा। अच्छा सवाल में हो क्या रहा है, जो बाई बैक शेयर्स परचेज करे तो उसकी सेल की बात कर रहा है। आप रेगुलेशन में गए, आपने देखा सेल ऑफ बाई बैक शेयर्स तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स लिखा हुआ है। तो सवाल में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी हुई जिससे मैं पिक कर लूं कि ट्रेजरी शेयर्स है। हाँ सवाल में लिखा हुआ है कि कंपनी अपने नाम पे रखेगी। सही है, तो इसका मतलब है कंपनी ने या तो कैंसिल करेगी या अपने नाम पे रखेगी। कैंसिल नहीं करे तो इसका मतलब है अपने नाम पे रखे हुए, अपने नाम पे रखे हुए तो इसका मतलब है ट्रेजरी शेयर्स है। आपने कहा ये कॉन्सेप्ट मुझसे पूछना चाह रहे थे, तभी सवाल में इंफॉर्मेशन दी है, एक कॉन्सेप्ट आपने उसको फौरन से ये पकड़ा दिया। आपने पहला लॉ पढ़ा बायबैक का, उसने कहा कि जी 6 महीने के अंदर तो बेच ही नहीं सकते। सही है, अगर 6 महीने गुजर गए तो उसके बाद बेच सकते हो, तो उसका ये प्रोसीजर आपने कहा, ये तो पूरी सवाल की रिक्वायरमेंट है 6 महीने तक बेच। सवाल के 6 महीने यार, इसने मुझे ऊपर डेट्स वगैरह भी दी है, उसने मुझे रेजोल्यूशन की डेट भी दी है, सब कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब आईकैप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं परचेज पीरियड के ऊपर कमेंट्री करूं। जहां आपने मिसलेनियस के चैप्टर में जाके देखा सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स, और सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स की पहली कंडीशन आपने देखी कि आप इसको बेच सकते हो कब, विद इन आप इसको नहीं बेच सकते विद इन 6 मंथ्स ऑफ द परचेज पीरियड। तो परचेज पीरियड की डेफिनेशन में जाओ, फॉरेंसिक वहां पे क्या कहते हो, वहां पे जब आपको परचेज पीरियड की डेफिनेशन मिल गई, आपने सबसे पहले का आंसर वहां से स्टार्ट किया परचेज पीरियड ये, और आपने आंसर में कंक्लूड किया कि यहाँ पे परचेज पीरियड मेरी खत्म हो चुकी है, इसके 6 महीने तक मैं नहीं बेच सकता, इसके बाद मैं बेच सकता हूं। और जब बेचना है मुझे, और अब जब मुझे बेचना, तो बेचने का तरीकेकार ये होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन होगा, एक्सचेंज के ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू जाएंगे। जब मैं बेचने का डिसीजन लूंगा तो पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, एससीसीपी कमीशन पीएसएस को बताना पड़ेगा। सिर्फ ये बातें हैं और कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। सही है, अच्छा जी ये हमारे पास। अच्छा हम अब आते हैं
सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट में, तो मैंने लॉ और आंसर दोनों आपके लिए रखे हुए हैं बच्चों। तो मैं लॉ और आंसर दोनों बार बार रीड, वैसे तो मैंने खैर रीड कर लिया है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, अगर मैंने फास्ट रीड किया तो उसका रीज़न है कि एक ही चीज़ दो बार लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अच्छा बच्चों, सिचुएशन 2, इन मार्च 2023 KTL experienced a setback when a major customer, NFD, choose not to renew its 5-year contract. This resulted in 40% reduction in KTL's working capital requirement. Due to economic slowdown, KTL does not expect increased demand from other customers to cover the shortfall caused by the non-renewal of an NFD contract. In light of the above circumstances, KTL board aims to buy back further shares from the market. अब वो कह रहा है, अब सिचुएशन 1 में कह रहा है कि जो बायबैक कर रहा था उसको बेचना है। अब सिचुएशन 2 में कह रहा है कि नहीं भाई, जो पैसा पड़ा हुआ है मेरे पास, जो पैसा पड़ा हुआ है मेरे पास, मैंने मजीद बायबैक करना है, मजीद बायबैक करना है, सही है। दे बिलीव दैट द अवेलेबल कैश फ्लो विल नॉट बी फुली यूटिलाइज्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट, देयर आर आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन टू यूज द सरप्लस कैश। KTL board expect the buyback of further share will not only improve the earnings per share but also offer an exit opportunity for the shareholders seeking to liquidate their investment in KTL. Under the applicable corporate laws, discuss the situation in which the KTL is not permitted. अब यहां पे ये नहीं कह रहा कि बताएं वो सिचुएशन जब वो अलाउ होगा, कह रहे नहीं वो सिचुएशन बताएं जहां पे KTL इज नॉट परमिटेड टू बाय, ये नॉट का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। KTL इज नॉट परमिटेड टू बाय बैक फर्दर शेयर्स ऑफ KTL, सही है। आप वो सिचुएशन बताएं जिसके अंदर, प्यारे बच्चों, आपने बायबैक, इसका मतलब बायबैक की बात कर रहा है, मजीद बायबैक की बात कर रहा है, तो आपने बायबैक रेगुलेशन पे जाना है। और रेगुलेशन अगर आप सामने रखेंगे, सामने तैरते हुए आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे, सही है। इसके आंसर की तरफ जाते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन इससे पहले हम एक काम ये करते हैं प्यारे बच्चों, ये बायबैक की हमारे पास एक समरी है। ये मेरे पास प्यारे बच्चों बायबैक की पूरी समरी है, ठीक है। ये समरी का हमने कोई रिवीजन भी करा था शेयर्स में कि हम किस तरीके से सारे शेयर्स के सेक्शंस को हमने आपस में लिंक करा था। अगर हम यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अब जब वो वापस से बायबैक करने जा रहा है तो इसका मतलब मार्केट से परचेज करने जा रहा है, तो एलिजिबिलिटी ऑफ परचेज की जो बातें लिखी हुई है कुछ, वो मेरे लिए रेलिवेंट हो जाएंगी, वो सारी की सारी मेरे लिए रेलिवेंट हो जाएंगी, जो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी ऑफ परचेज की बात कर रहा है, सही है। प्रोसीजर फॉर परचेज ये मेरे लिए रेलिवेंट नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ प्रोसीजर की बात कर रहा है, सही है। परचेज पीरियड मेरे लिए रेलिवेंट नहीं होगा, परचेज प्राइस मेरे रेलिवेंट नहीं होगी। हाँ, मैक्सिमम होल्डिंग ऑफ ट्रेजरी शेयर्स, the maximum holding shares shall not exceed 20% of the paid up capital। ये एक इंपॉर्टेंट है कि आप ऑलरेडी बायबैक कर चुके हो, आपने 30 मिलियन बायबैक, 150 मिलियन का आपका पेड अप कैपिटल था, 30 मिलियन आप बायबैक कर चुके हो, तो इसका मतलब है 30% इज इक्वल टू 30 मिलियन। 30 मिलियन तो आप ऑलरेडी बायबैक कर चुके हो। जब आप ऑलरेडी बायबैक कर चुके हो तो मैक्सिमम होल्डिंग ऑफ ट्रेजरी शेयर, आप मजीद बायबैक अगर करोगे तो ये 20% की लिमिट बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों। यहां से मुझे एक पॉइंट मिल गया, सही है। फिर उसके बाद में आया मजीद ऑब्लिगेशन ऑफ द परचेजिंग कंपनी में सिर्फ जेनेरिक बातें कह रहा है कि आपने पब्लिक अनाउंसमेंट वगैरह करनी है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द परचेजिंग कंपनी, यहां से कुछ शायद पॉइंट मिल जाता है, मैं देख लेता हूं, सही है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द परचेजिंग कंपनी, make a new purchase before the expiry of at least 1 year of the submission of the final report to the commission of the previous purchase। previous purchase की रिपोर्ट जब तक आपने जमा नहीं करा दी कमीशन को, उसके 1 साल तक आप मजीद परचेज नहीं कर सकते। और जब मजीद परचेज करने जाएंगे भी तो वो जो 30% वाली कंडीशन है या 20% वाली कंडीशन है वो भी आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो यहां से मैं समरीज की तरफ गया प्यारे बच्चों, समरीज के ऊपर देख के मैं फौरन से अपने आंसर में आता हूं। और जब मैं अपने आंसर में आया तो सबसे पहला आंसर मैंने अपने पास एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द परचेज से कर लिया। कंपनी शैल बी एलिजिबल टू परचेज इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन, सही है। इट कंप्लाइंट विद द मिनिमम कैपिटल और इक्विटी रिक्वायरमेंट और फ्री फ्लोट रिक्वायरमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज। इट हैज ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ इट्स मेंबर। Board has undertaken that the funds specified for the purchase by the board of the purchasing company are available with the company, and after the purchase the purchasing company is capable of meeting its obligation। पैसा कंपनी का जो एक्सेस पड़ा हुआ उससे मैं अपने ही शेयर्स परचेज कर रहा हूँ, कल को क्रेडिटर को पैसे देने के लिए ना हो फिर क्या करूंगा भाई, सही है। तक परचेज कंपनी शुड नॉट बी ऑन द डिफॉल्ट काउंटर, सामने से वहां से कॉपी करिए, सारा लॉ है जो मैंने वहां से लिखा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ परचेजिंग कंपनी शैल नॉट प्रपोज और रिकमेंड अ परचेज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर वाइंडिंग अप हो रही है तब आप अपने शेयर्स परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हो रही है तो आप बाय बैक नहीं कर सकते, सही है। और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एन अर्लियर जनरल मीटिंग इन विच द परचेज वाज डिसअप्रूव्ड बाय द मेंबर। ये एलिजिबिलिटी का सेक्शन मैंने छाप दिया। फिर मैं और आगे बढ़ा, मैंने कहा मैक्सिमम होल्डिंग ऑफ ट्रेजरी शेयर्स, ट्रेजरी शेयर shall not at any time exceed 20% of the total paid up share capital of the purchasing company provided that free float of the company after the purchase does not fall below
25% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो मैक्सिमम होल्डिंग ऑफ ट्रेजरी शेयर से मुझे एक पॉइंट मिल गया, सही है। फिर उसके बाद में क्या, रिस्ट्रिक्शन ऑन द, हेडिंग से लग रहा है कोई पॉइंट होगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन द परचेजिंग कंपनी, सही है। उसमें एक पॉइंट जो रेलिवेंट था वो लिख दिया, मेक अ न्यू परचेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट। इन्हीं सारे पॉइंट्स को प्यारे बच्चों एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे अपने आंसर में लिख दिया। फॉलोइंग आर द सिचुएशन इन विच KTL इज नॉट परमिटेड टू बाय बैक फर्दर शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम लिमिट। Since the last buyback of shares was completed on 30 November, KTL shall not be allowed to make a new purchase before the expiry of at least 1 year from the date of submission of the final report of the previous purchase to the commission by the KTL's authorized officer. If KTL is not able to maintain 25% free float shares at the PSS subsequent to the second buyback, ये भी आपने देखना होगा कि जो फ्री फ्लोट आपके शेयर्स हैं वो 25% से, जो आपके पास ट्रेजरी शेयर्स है वो 25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो फ्री फ्लोट की रिक्वायरमेंट है 25% की, वो भी रीच नहीं होनी चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ मैक्सिमम होल्डिंग, KTL shall not be allowed to make the buyback of shares if it intends to hold the further buyback as treasury shares, as it already holds 30 million shares as treasury shares, which is equivalent to the maximum holding limit, that is 20%, सही है। अदर सिचुएशन, सारे के सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपके सामने पढ़े वो सारे के सारे प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉपी कर दिए हैं मैंने। कुछ भी तो सबसे क्वेश्चन में सबसे आसान सवाल था कि बाईबैक से ही आपको आंसर ढूंढ लेते हैं, बाईबैक से चीज़ें थी, मैंने क्लास में बताया भी था कि 2000 आप जब पेपर देने गए थे जून 2023 में प्यारे बच्चों, तो उससे पहले बहुत सी लिस्टेड कंपनीज ने बाईबैक करी थी, बिकॉज स्टॉक इतना नीचे आके गिरा हुआ था। उन्होंने कहा था इससे बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कि शेयर जब हमने इशू करे थे 80-90 के करे थे, आज मार्केट में शेयर 10 रुपये का, बाईबैक कर लो, सही है। तो बाईबैक मैंडेटरी था कि सवाल आना था यहाँ से, और स्ट्रेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्यारे बच्चों एक लॉ पिक करना है। एक ब्रेक लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वापस आता है एक और शेयर्स के सवाल के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।